दोस्तों, इस बात के बावजूद कि चाइना दुनिया भर की कंपनीज का फेवरेट लोकेशन है, कोविड के साथ ये स्टेटस बदलता नजर आ रहा है। आज ये साफ देखा जा सकता है कि कई देश चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर्स को उससे छीनकर अपने पास ले जा रहे हैं। इस शिफ्ट से ऐसी संभावनाएं आज जताई जा रही हैं कि शायद आने वाले समय में हम इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्रीज के एक नए जनरेशन को विटनेस कर सकते हैं। आज हमारे डिस्कशन का मकसद पोस्ट कोविड वर्ल्ड के न्यू राइजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर को समझना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम चाइना को रिप्लेस करने वाले कुछ देशों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनके इकोनॉमिक सुपर पावर्स बनने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के पीछे एक कॉम्प्लेक्स रीजन है जिसकी शुरुआत कुछ दशकों पहले 1970s में हुई थी, जब चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को कम्युनिज्म से शिफ्ट करते हुए कैपिटलिज्म की ओर टिल्ट किया था। इसके साथ उन्होंने बड़े पोर्ट्स और फैक्ट्रीज वाले इकोनॉमिक जोन्स का भी क्रिएशन किया, जिससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हो सके। जैसे ही इन इकोनॉमिक जोन्स को फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया गया, चाइना की इकॉनमी अपवर्ड बूम करने लगी। 1980s से कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इन कंपनीज के सिमिलर प्रोडक्ट्स को वेस्ट के कंपेयर्ड चाइना में चीपली मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल था। चाइना के लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण चाइना की लो वेज्ड स्किल्ड वर्कफोर्स थी। इसके अलावा टैक्स लॉज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ ने भी चाइना के ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई। इन फैक्टर्स का रिजल्ट ये हुआ कि यदि कोई मैन्युफैक्चरर चाइना से बाहर अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है तो वो उसे उस कॉस्ट में नहीं बना पाएगा जिससे चाइनीज़ प्रोडक्ट को कम्पीट किया जा सके। इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए। 2010 में दुनिया के सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का 1/3 अकेले चाइना द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता था। 50 सालों के अंदर चाइना ने एक इम्पोवरिश्ड नेशन से दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने का सफ़र तय किया है। इस सक्सेस के बाद भी कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हैं जो पिछले कुछ सालों में हुई हैं। इस क्वेश्चन के साथ समझते हैं, क्या होता है जब कोई कंट्री अपनी इकॉनमी लो लेबर कॉस्ट के अराउंड बिल्ड करती है और अचानक से वो वेल्दी हो जाए। चाइना के केस में ऐसा ही देखा गया है। 1990 में चाइनीज सिटीजन की एवरेज ईयरली वेज लगभग $150 हुआ करती थी। 2005 तक ये $2800 हो गई। 2015 में ये आंकड़ा $8900 तक जा पहुंचा और इस साल चाइनीज वर्कर की एवरेज ईयरली वेज $13,500 हो चुकी है। ये एक मैसिव इंक्रीज है, जहां चाइनीज वर्कर के एवरेज वेजेस में 8500 का इंक्रीमेंट पिछले 30 सालों में हुआ है और इसका सीधा इम्पैक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पे पड़ा है, जो आज पहले के मुताबिक ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। इसकी वजह से 2016 में चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट देखी गई। इस साल भी चाइना के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 2% की डिक्रीमेंट देखी गई है। 2016 के बाद चाइना ने फिर से अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीमेंट हासिल किया, लेकिन इस इंक्रीमेंट पे भी रोक तब से नजर आने लगी जब यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। इन टैरिफ से चाइनीज आइटम्स का यूएस में इंपोर्ट 7% तक कम हुआ। इन टैरिफ्स के साथ चाइनीज फर्म्स द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करना कई वेस्टर्न नेशंस को पसंद नहीं, जिससे वो चाइनीज कंपनी को देश से बाहर रखने के प्रयास करने लगे। इसके साथ कई देशों ने चाइनीज इंपोर्ट की जगह उन प्रोडक्ट्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे भी जोर दिया। दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स जैसे राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोविड पैंडेमिक ने चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पिछले 10 सालों में स्लो कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बना हुआ है। पैंडेमिक की वजह से जब चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शटडाउन हुआ तो उसका सीधा इम्पैक्ट दूसरे देशों में एसेंशियल गुड्स की कमी के साथ देखा गया। इसका इम्पैक्ट मेडिकल इक्विपमेंट में सबसे सीवियर था। चाइना वर्ल्ड के मेडिकल इक्विपमेंट का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और पैंडेमिक के दौरान चाइनीज फैक्ट्रीज के बंद होने से इन एसेंशियल गुड्स की स्कार्सिटी ग्लोबल लेवल पे देखी गई। चाइना ड्रग्स और मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स में भी वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। पैंडेमिक के दौरान रफली 100 कॉमन यूज ड्रग्स दुनिया भर में मिलना मुश्किल हो गए। सिमिलर शॉर्टेजेस ने न सिर्फ मेडिकल सेक्टर बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज को भी हिट किया। ऑल ऑफ सडन टेक, फैशन और दूसरे कई तरह के बिजनेस अपनी सप्लाईज के लिए 1 से 2 मंथ लॉन्ग डिले फेस करने लगे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट बना
जिसके बाद उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करने की नीड समझी। पिछले कुछ महीनों में ही कई कंपनीज ने इस बात को समझ लिया कि शायद वो अपने कई क्रिटिकल डिमांड्स के लिए एक सोर्स पे ही डिपेंडेंट है। इस वजह से हम लोग एक कॉमन शिफ्ट देख सकते हैं। कुछ समय पहले जापान ने $2.2 बिलियन के इंसेंटिव प्लान की घोषणा की, जिसकी हेल्प से कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को चाइना से निकालते हुए जापान और दूसरे एशियन कंट्रीज में शिफ्ट करेंगी। टोक्यो से आए एक रिसेंट रिपोर्ट ने बताया कि रफली 2600 कंपनीज में से 37% से ज़्यादा कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस के एटलीस्ट एक सेक्शन को चाइना से बाहर शिफ्ट करने के प्लान में है। अब इससे एक नया सवाल खड़ा होता है, क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक हो रहा है और मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज अपने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे देशों की तरफ देख रही हैं। इस शिफ्ट में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एक ऐसी कंट्री का है जिसने खामोशी से पिछले कुछ दशकों में इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पे खुद को खड़ा किया है। 2000 तक वियतनाम अपने 100 मिलियन पॉपुलेशन के साथ एक्सट्रीम इम्पोवरिशमेंट विटनेस कर रहा था। इनफैक्ट वियतनाम की पर कैपिटा जीडीपी 2000 में केवल $390 हुआ करती थी। लेकिन उसी समय वियतनाम की इकॉनमी में एक मेजर शिफ्ट होता नजर आता है। चाइनीज पॉपुलेशन इस समय तक वियतनाम की पॉपुलेशन से वेल्दी हो चुकी थी, जिससे अपैरल कंपनीज जैसे नाइकी चीप लेबर कॉस्ट की वजह से अपनी फैक्ट्रीज वियतनाम में बनाने लगती हैं। इस पैटर्न को दूसरी कई कंपनीज ने भी फॉलो किया। जैसे जैसे चाइना की पॉपुलेशन वेल्दी होती चली गई, वियतनाम के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी एक्सेलरेशन विटनेस किया। आज वियतनाम एक मिडिल इनकम कंट्री कंसीडर किया जा सकता है, जिसकी पर कैपिटा जीडीपी रफली $3000 है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से मिडिल इनकम तक का सफर वियतनाम ने सिर्फ 20 सालों में देखा है। यदि ये ग्रोथ बना रहा तो शायद वियतनाम आने वाले समय में यूएई, सिंगापुर, ईरान और इवन हांगकांग को भी रिप्लेस कर इकोनॉमिक पावर के टर्म्स में राइज करता हुआ दिखेगा। एक दूसरी कंट्री जिसने चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डाउनटर्न से गेन किया है, स्पेशली पिछले 2 सालों में, वो है मेक्सिको। टेम्पेस्ट कैपिटल ने एस्टिमेट किया है कि मेक्सिको आने वाले समय में पर ईयर 12 से 19 बिलियन डॉलर्स चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शिफ्ट से रिसीव कर रहा होगा। फोले एंड लार्डनर द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे में यूएस के 160 एग्जीक्यूटिव्स में से 2/3 ने अगले 2 ईयर्स में चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बेस का एटलीस्ट एक पार्ट मेक्सिको में शिफ्ट करने की बात कही है। ऐसे और बहुत से डेटा हैं जो शो करते हैं कि मेक्सिको ऑलरेडी दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के रास्ते में है। एग्जाम्पल के तौर पे 2017 में मेक्सिको के यूएस में एक्सपोर्ट लगभग 14% तक बढ़कर $320 बिलियन हो गए। चाइना के पर्सपेक्टिव में ये यूएस में चाइनीज इंपोर्ट का 42% है। मेक्सिको के लिए चाइना को रिप्लेस करना अभी मुश्किल है, लेकिन ईयर बाय ईयर ये गैप कम होता दिखाई दे रहा है। इन सब के साथ एक दूसरी कंट्री जिसे पिछले सालों में इस शिफ्ट से बेनिफिट मिला है, वो है इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन भी चाइना के बराबर लगभग 1.3 बिलियन है, लेकिन इंडिया आज भी चाइना के कंपैरिजन में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लार्जली एग्रीकल्चरल कंट्री है। लगभग हाफ ऑफ पॉपुलेशन आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। यदि यूएस से कंपेयर करें तो अमेरिका की 5% से भी कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करती है। इसके बाद भी 2002 से इंडिया की इकॉनमी पर कैपिटा जीडीपी $470 से बढ़कर 2020 में $2100 तक आ पहुंची है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंडिया ने 300 मिलियन से ज़्यादा सिटीजन्स को पिछले 18 सालों में पॉवर्टी से बाहर निकाला है। लेकिन यहाँ एक सिचुएशन है। वियतनाम जैसी कंट्रीज़ ने जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अपनी इकॉनमी बूस्ट की है, वहीं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट के पीछे सर्विसेज सेक्टर का हाथ है, जैसे बैंकिंग, रिटेल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें एक एक्सेप्शन 2014 से इंडिया में स्टार्ट हुई सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। 2014 की शुरुआत में इंडिया लगभग 10 मिलियन सेल फोन्स हर साल बना रहा था, लेकिन 2019 के अंत तक इंडिया रफली 150 मिलियन सेल फोन्स मैन्युफैक्चर करने लगा, जिसने इंडिया को दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सेल फोन मैन्युफैक्चर बनाया। इस मैसिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के बाद भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी कंपनीज आज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए इनएडिक्वेट मानती हैं। लेकिन एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बाद, जिन्होंने चेन्नई में आईफोन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है, हम आने वाले समय में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपेंशन देख सकते हैं। इंडिया के एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज उसका लार्ज वर्कफोर्स और लो कॉस्ट लेबर है।
आज इंडिया में एक एवरेज मैन्युफैक्चरिंग लेबर लगभग $5 पर डे अर्न करता है। वहीं दूसरी ओर एक एवरेज चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग लेबर लगभग $28 पर डे अर्न करता है। इस गैप ने कई मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया है, जिससे वो रिस्क लेकर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यदि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैपिटलाइज करता है, जैसे चाइना ने खुद को 1990 में किया था, हम इंडिया को भी दुनिया के थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देख पाएंगे। दोस्तों, इस बात के बाद भी कि आज कई कंपनीज चाइना से अपने बेसिस को शिफ्ट करने के पक्ष में नजर आ रही हैं, इस बात की उम्मीद करना गलत होगा कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग बेस को इतनी जल्दी अपने हाथों से निकलने देगा। अभी की सिचुएशन को देख के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि कोई कंट्री एक्सपोनेंशियली भी ग्रो करती है तो चाइना के बराबर खड़े होने में उसे एटलीस्ट 20 ईयर्स का टाइम लगेगा। दोस्तों, यदि वियतनाम, मैक्सिको या इंडिया वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में सक्षम हो भी जाती हैं जिससे वो चाइना को रिप्लेस कर सकें, इस बात पे क्वेश्चन है कि दुनिया का सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब कैसा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने एआई और रोबोटिक्स में एडवांसमेंट को देखते हुए इस बात का अनुमान लगाया है कि अगले 50 सालों में कई देश अपने प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने लगेंगे। और यदि ऐसा अगले 50 सालों में नहीं होता है तो हमारे पास एक पूरा कॉन्टिनेंट है जहां लार्ज पॉपुलेशन और चीप लेबर फोर्स मौजूद है और जिसे पहले से ही यूएस और चाइना के बीच का इकोनॉमिक बैटल ग्राउंड माना जा रहा है। इस डिस्कशन के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले सालों में दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दूसरे देशों में शिफ्ट होंगे? और यदि ऐसा होता है तो किस कंट्री को इस शिफ्ट से ज़्यादा गेन होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।